So, hello everyone, and welcome back to my channel. I am Shweta, and as I promised that we will be coming up series के साथ for economics, commerce, or भी related topics. So, here is the second video for class 12, CBSE and ISC, that is money and banking. अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, which consisted of the topic balance of payments, तो आप प्लीज जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन, मनी एंड बैंकिंग एक कॉमन चैप्टर है जो कि काफी स्कोरिंग है. अगर आप सीबीएसई की बात करो तो 10 to 15 मार्क्स एक्सपेक्ट आप कर सकते हो. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है. एंड कमिंग टू आईएससी, ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपके, फिस्कल पॉलिसीज और साथ साथ आरबीआई के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स. तो एक और वीडियो इसके कंटिन्यूएशन में आएगा. एज आई प्रॉमिस, सारे वीडियोस बहुत छोटे रहेंगे एंड आपके एग्जाम्स में अभी हार्डली 40 डेज बचे हुए हैं. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं और ये वीडियो सिर्फ आप रिविजन पर्पस के लिए देख रहे हो. स्टिल आप फ्रेशली इसको एक बार देख सकते हो. एंड मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स हम इसमें कवर कर सके. स्टिल अगर कुछ भी मिस आउट होता है तो विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियोस एंड आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. चैप्टर का नाम ही सिग्निफाई करता है अगर मनी एंड बैंकिंग, तो हमें इतना समझ जाना चाहिए दैट व्हाट इज एक्चुअली मनी. मनी एक्चुअली है क्या? ओके, नाउ एक्चुअली मनी कुछ भी नहीं बल्कि लीगल टेंडर है जो गवर्नमेंट ने बता रखा है कि आप एक्सचेंज करने के लिए कोई भी सामान इसको यूज कर सकते हो. मनी के कुछ फंक्शंस हैं जो कि उसकी डेफिनेशन में स्ट्रेट आपको दिखते हैं. ना मनी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन मनी एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल. ओके, आप लोगों को अगर दोगे तो अगर वो लीगल टेंडर है उस कंट्री का तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे. किस तरीके से? आप कोई सामान लेना चाहते हो तो उसके बदले में आपसे पैसे ले लिए जाएंगे और उसी टाइम पे मेजर करने के लिए एक वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के लिए भी पैसों को यूज किया जा सकता है. अब ये सारे जो पॉइंट्स है ये हम अभी जस्ट फंक्शंस में इन चीजों को कवर करेंगे. सो इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एनीवेज मनी कुछ भी नहीं है बल्कि एक्सचेंज करने के लिए एक मीडियम है. अगर आपको सपोज एक आर्टिकल चाहिए जैसे कि एक मोबाइल फोन और उसका वैल्यू 15,000 रुपीज है, तो आप ये पैसे दे करके ये मोबाइल फोन खरीद सकते हो, आप एक्सचेंज कर सकते हो. फाइन. ना दो टाइप के फंक्शंस जनरली होते हैं. द वन इज प्राइमरी एंड द अनदर वन इज सेकेंडरी. बट यहाँ पे एक और फंक्शन एड अप होता है, दैट इज कंटिंजेंट फंक्शन विच इज अ कंडीशनल फंक्शन. ओके, आप बोल सकते हो कि ये दो मेन फंक्शंस हैं पैसे यानी मनी के. नाउ व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस? लेट्स सी. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब किसी चीज के बदले. ओके, आपको कोई आर्टिकल, कोई सर्विस लेना है, आप उसके बदले रुपया, आईएनआर हमारे कंट्री के लिए, एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हो. देन अगेन कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू. आप बोल सकते हो कि आपको एक्स रुपीस का प्रोडक्ट चाहिए एंड ये एक मेजरमेंट की तरह यूज हो सकता है, बिल्कुल केजी, सेंटीमीटर, मीटर या किसी भी और मेजरिंग वैल्यू की तरह. सेकेंडरी फंक्शंस अगर आप देखो मनी के, तो सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट विच इक्वली रिलेट्स टू फ्यूचर पेमेंट्स. आप फ्यूचर पेमेंट्स में एंटर कर सकते हो जो सिस्टम या फिर जो फैसिलिटी बार्टर सिस्टम में अवेलेबल नहीं था, वो मनी में पॉसिबल है. स्टोर ऑफ वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल सोचो आपके आपके पास आज के दिन पे एक छोटा सा घर है या एक गोडाउन है. ओके, आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, मल्टीपल चीजें आपको चाहिए होंगी. इट्स नॉट पॉसिबल कि इन सारी चीजों को आप एक बार के लिए ही अपने पास भर के रख लो, क्योंकि कौन सी चीज पेरिशेबल है, ड्यूरेबल है, वी डोंट नो. फाइन, हमें भी किसी भी चीज की कभी भी जरूरत पड़ सकती है. तो हमें चीजें स्टोर करने से बेटर है कि हम
पैसे अपने पास कलेक्ट करें, जब जिस चीज की जरूरत हो, नीड हो, हम उस चीज को परचेज कर सकते हैं। यानी मनी स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह यूजफुल है। देन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हो मनी के बदले। ओके और साथ में आप वैल्यू भी ट्रांसफर करते हो। इफ आई एम परचेजिंग मोबाइल फोन वर्थ रुपीज 15,000, जैसे कि हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल बता रहा था, सो वी कैन से ना कि मैंने दुकानदार को पैसे दिए और उसने मेरे को सामान के संग वैल्यू ट्रांसफर किया, सो इट एडेड समथिंग इनटू माय लाइफ। ओके एंड देन इज कंटिंजेंट फंक्शंस। नाउ व्हाट आर द कंटिंजेंट फंक्शंस? Basis of credit, liquidity, basis of price mechanism, maximum profit to the producers, maximum satisfaction to the consumers, and basis of distribution of income. ये सारे के सारे आपके contingent functions है। ओके जो आप बोल सकते हो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट, मतलब पैसे के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें या फिर वैल्यूएबल फंक्शंस तो ये वाले हैं। ओके प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये सारे उसके एडिशनल ओके ऑक्सिलरी फंक्शंस है। क्रेडिट के तौर पे पैसे यूज होते हैं, पैसा सबसे लिक्विड फॉर्म होता है। देन बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी प्राइस मैकेनिज्म में आप पढ़ते हो जनरली कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस को डिटरमाइन करता है। ओके व्हिच इज व्हाट? नथिंग बट मनी। पैसे ही प्रोड्यूसर्स कमाते हैं, कंज्यूमर्स को पैसे के बदले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, और जितने भी फैक्टर इनकम है जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, इनको भी पेमेंट किस फॉर्म में मिलती है? रुपए के फॉर्म में या फिर मनी के फॉर्म में। नाउ हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली जो सिस्टम प्रिवेल करता था, दैट वाज नोन एज द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहां पे आपको एक पिक्चर में दिख ही रहा होगा कि कमोडिटी के बदले, कमोडिटी फॉर कमोडिटी, ठीक है, एक्सचेंज हुआ करती थी। अब ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा लूप होल से भरा हुआ था, जो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, जिसका मतलब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। इट इम्प्लाइज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज के लिए चीज नहीं, मतलब पैसे नहीं यूज हो रहे हैं। ओके मॉनेटरी टर्म्स नहीं यूज हो रहे हैं, गुड्स फॉर गुड्स यूज हो रहे हैं। अब कुछ डिफिकल्टीज थी यहाँ पे। What were the difficulties involved in the barter exchange system? The first one was lack of common measure of value. कोई measuring value नहीं थी। मुझे एक वन बैग ऑफ राइस चाहिए सपोज, एंड सामने वाले को मेरे पास जो सामान मिलता है सपोज फ्रूट्स वो चाहिए, बट ऑफ कोर्स फ्रूट्स और राइस को मैं बैलेंस नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। आई कैन नॉट थिंक कि मैं एक बैग राइस के बदले एक बैग फ्रूट दे दूं, तो ये मतलब एक सही सौदा नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। सपोज एक मुझे एक हेन चाहिए सपोज फॉर एग्जांपल, सामने वाले के पास ऑरेंजेस हैं। ओके उसे राइस चाहिए, तो मैं ठीक है मेरे पास अगर हेन्स है, सामने वाले के पास ऑरेंजेस है, मुझे ऑरेंजेस चाहिए बट इसको राइस चाहिए, तो मैं पहले इसके पास जाऊंगी, अगर इसे हेन्स चाहिए होंगे तो इसे हेन्स दूंगी, इससे राइस लूंगी, फिर इसके पास जाऊंगी, जिसके वजह से मेरे पास बिना मतलब का सामान इकट्ठा होते रहेगा। जगह का प्रॉब्लम, अगर पेरिशेबल सामान है तो खराब हो सकता है। सो डबल कोइंसिडेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाले को जो चाहिए वो मेरे पास है तो मेरे को भी जो चाहिए वो सामने वाले के पास होगी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, जो मनी के संग पॉसिबल है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हो, बार्टर सिस्टम में वो सिस्टम मतलब वो पॉसिबिलिटी एडवांटेज था ही नहीं। जैसे कि आज के दिन पे अगर आप एक प्लॉट या प्रॉपर्टी या एक फ्लैट बुक करते हो, ओके एक फ्लैट अगर आप बुक करते हो तो आपको पूरा पेमेंट एक बार में नहीं देना पड़ता। इफ इट्स ऑफ 20 लाख रुपीज, आप एक टोकन अमाउंट दे देते हो ऑफ सपोज 5 लाख रुपीज, एंड बाकी का आप लोन से दे दो, कैश से दे दो।
जब तक ये फ्लैट कंप्लीट नहीं होता, आप रजिस्ट्री नहीं करवाते, आप ये पेमेंट आराम से दे सकते हो अकॉर्डिंग टू दी क्लॉजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपका प्रमोटर जो भी बना के रखा है। तो ये सारे चीजें पॉसिबल है क्योंकि आपके पास एक एक्सचेंज वैल्यू रेट सब कुछ है। बार्टर सिस्टम में ये चीजें नहीं थी। देन वी हैव लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑफ कोर्स मैंने कि जैसे कि बताया, एक कमरा है आपके पास, आप उसमें चीजें भर के नहीं रख सकते हो, इट इज नॉट पॉसिबल। और बार्टर सिस्टम में अगर आपको चीजें चाहिए होंगी तो आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें अपने पास रखनी पड़ेंगी, तभी आप अपने वांट की चीजें फ्यूचर में ले सकते हो सामने वाले से। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर एक या दो चीजें हैं और सामने वाले को वही चाहिए, नॉट पॉसिबल। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ये सबसे ज्यादा एनिमल्स में होती थी, क्योंकि हम कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं। मुझे एक बैग ऑफ एप्पल्स चाहिए और सामने वाले के पास काऊ है, तो वो अपना जानवर मुझे काट के नहीं देगा, राइट। देन डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज में तो ये ब्लंडर हो सकता था। सामने वाला मुझे कुछ सर्विस दे रहा है, मैं उसे कमोडिटी दे रही हूँ, देयर वाज नो वैल्यू, देयर वाज नो मेजरमेंट। नाउ सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी एक बहुत ही ज्यादा वाइटल वाइटल और बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। यहाँ पे थोड़ा सा वो घबराते हैं। सप्लाई ऑफ मनी तो फिर भी पढ़ लेंगे, जहाँ पे मेजर ऑफ सप्लाई और M1 M2 ये सब कुछ आता है, M3 M4, ओके। तो वहां पे थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। लेट्स सी मनी सप्लाई आखिर है क्या। देखो, हमारा इकोनॉमी है, हमारे इकोनॉमी में कितना पैसा आज के दिन पे है, उसको कैलकुलेट करना सप्लाई ऑफ मनी है। तो कुछ चीजें हम इंक्लूड करते हैं इसमें, इसको निकालने के लिए, और कुछ चीजों को एक्सक्लूड। ठीक है। नाउ टोटल स्टॉक ऑफ मनी, जो कि करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स क्या है मैं बताती हूँ, जो कि सर्कुलेशन में हमारी इकोनॉमी में या पब्लिक के हाथ में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ मनी। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ मनी। अब देखो, डिमांड डिपॉजिट एक्चुअली क्या है, ऐसा रुपया जो बैंक में है और कस्टमर का है, जब वो मांगे बैंक को, उनको उसको देना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं ये बैंक अकाउंट का पैसा है आपके, एक बार के लिए बोल सकते हैं ना कि वो बैंक अकाउंट का पैसा है आपका, जब आप डिमांड करोगे तब आप निकाल सकते हो। ठीक है। यानी कि जो नोट्स है, करेंसी नोट्स, कॉइन्स है जो, और बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है जो डिमांड वाला पैसा है, मतलब टर्म डिपॉजिट्स नहीं, फिक्स डिपॉजिट्स नहीं, ऐसे पैसे जो आप जब चाहे निकाल सकते हो। ठीक है। जो कि मार्केट में आज के दिन पे प्रिवेल कर रहा है या घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ये है आपका टोटल स्टॉक ऑफ मनी। फाइन, ओके। नाउ सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता, कैश बैलेंस हेल्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल यानी CG और SG के पास जो पैसे पड़े हुए हैं, रुपया कैश वाला, उसको इंक्लूड नहीं करता है। स्टॉक ऑफ मनी, ये वाला जो बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री के पास है, वो एक्चुअली सर्कुलेशन में नहीं है। ऐसे पैसे जो बैंक में पड़े हैं जिसको कोई ओन नहीं करता है, ओके, जो बैंकिंग सिस्टम में पड़े हुए हैं, वो सर्कुलेशन में कंट्री के नहीं होते हैं। ओके। तो ये सारी बातें, की पॉइंट्स, की वर्ड्स आपको हमेशा याद रखना है। क्योंकि ये वीडियो आप इसको स्लो करके फास्ट करके कैसे भी देख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा स्पीड और रह रही हूँ क्योंकि आपका रिविजन वीडियो है। मैं नहीं चाहती ये वीडियो भी 1 घंटे का हो जाए और आप इसको जस्ट स्किप कर दो। आई वॉन्ट यू कि आप छोटे टाइम में, कम टाइम में इस वीडियो को कंप्लीट कर सको। हमें ये प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत मेहनत लगी है, हमारी टीम को बहुत मेहनत लगी है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, you can simply, you know, like the video, subscribe to our channel, and yeah, stay tuned. Now, measure of money supply. Now, this is important. Okay, this is very important. चीजें आपकी छूट सकती हैं, तो आपको ये छोड़ना नहीं है। मनी सप्लाई में कौन कौन से मेजर्स यूज होते हैं? सबसे पहला तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जो लोगों के हाथ में पैसा है, रुपया है। डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, अगेन डिमांड डिपॉजिट आपको पता है क्या है, ओके। दिस इज द अमाउंट जो इंडिविजुअल का बैंक के पास पड़ा हुआ है, जब वो चाहे उस पैसे को लेके आ सकता है। फाइन। नाउ
जो M1, ओके, और M2, M3, ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस एज measures of money supply. What do we call this? We call this as now M1. M1 क्या है? C plus DD plus OD. मैम what is C DD OD? C का मतलब तो समझ आ गया होगा, करेंसी एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास है. डीडी का मतलब ऑफ कोर्स पता होगा, डिमांड डिपॉजिट, जो बैंक्स, कौन से बैंक्स मैम? कमर्शियल बैंक्स, अभी तो आपने पढ़ाया. ओके, जो पब्लिक के पास है, ऐसे जो बैंकिंग सिस्टम में पड़ा है वो नहीं. ओडी का मतलब और अदर डिपॉजिट, जो बाकी के डिपॉजिट्स हैं वो. तो M1 में ये चीजें काउंट होती हैं. अदर अदर डिपॉजिट्स जैसे सिर्फ और सिर्फ क्या हम नॉर्मली सेविंग बैंक में पैसा जमा करते हैं? ये आंसर इज नो. हम लोग बहुत सारे अलग अलग डिपॉजिट्स कर सकते हैं बैंक में. M2 क्या है मैम? नाउ M1 आप ले लो. साथ में पहले के टाइम पे बैंक्स के ऊपर लोग जल्दी भरोसा नहीं करते थे, वो लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते थे. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट बोल करके, या पोस्ट ऑफिस में सेविंग स्कीम के लिए बहुत सारा जरिया होता है, तो लोग वहां पे अपने पैसे डिपॉजिट करके सेव करते हैं. तो M1 प्लस वो वाले पैसे आप M2 में इंक्लूड कर सकते हो. अब M3 में देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं कि M1 है ना, M1 है, M1 में जो जो हमने पढ़ा वो, तो M2 में हम लोग M1 प्लस कुछ एक्स्ट्रा आइटम लिखते हैं. तो M3 में ना अपने M2 प्लस एक्स्ट्रा आइटम. सबसे बड़ी गलती, दिस इज M1 प्लस ओनली. ओके, नाउ M1 प्लस क्या रुपया? देखो, टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक. अब ये देखो, टाइम डिपॉजिट इज टर्म्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जो आपके एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बाद मच्योर होंगे, तो आप M3 में उसको इंक्लूड करते हो. एंड M4 क्या है बेटा? M3, M3 ये पूरा प्लस टोटल डिपॉजिट विद दी पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे सिर्फ सेविंग डिपॉजिट की बात की थी हमने, पोस्ट ऑफिस वाले की. यहाँ पे सारा सेविंग ऑर्गेनाइजेशन में जितने पैसे हैं वो सब. लेकिन 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 एक चीज हम एक्सक्लूड करेंगे. व्हाट इज इट? NSE के अंदर जो पैसे लगाए हुए हैं उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट. ओके, नाउ आ जाते हैं एक और टॉपिक पे, एक फ्रेश टॉपिक पे. मनी के बारे में जितना हमने पढ़ा काफी था. अब वी विल टॉक अबाउट व्हाट? बैंक्स. बैंक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, बैंक्स तो ऐसे बहुत टाइप्स के होते हैं. हम जिसके ऊपर फोकस करेंगे वो है कमर्शियल बैंक. जो हमारे एग्जाम POV से इम्पोर्टेंट है वो है कमर्शियल बैंक. ठीक है, कमर्शियल बैंक के अगर आप फंक्शंस की बात करो तो प्राइमरी और सेकेंडरी में वो बटे हुए हैं. हम अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या प्राइमरी फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं. तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक के बारे में देख ले. कमर्शियल बैंक क्या है? कुछ नहीं, एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. ओके, एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है पब्लिक से और उनको लोन प्रोवाइड करता है. ठीक है, क्यों? इन्वेस्ट करने के लिए. इन्वेस्ट करके क्या कमाएंगे? प्रॉफिट. क्योंकि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. बैंक्स कुछ नहीं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है. ओके, पब्लिक को लोन देता है, खुद जो पैसे होते हैं उसको कहीं इन्वेस्ट करता है, आइडल थोड़ी रखता है, और वहां से रिटर्न्स या प्रॉफिट कमाता है.
यहाँ से भी उनको इंटरेस्ट मिलता है, उससे भी वो कमाते हैं। ये बहुत ही एक ब्रीफ एग्जाम्पल है कि कमर्शियल बैंक क्या करता है। फाइन। अब फंक्शंस क्या है मैंने बताया, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी बताया। प्राइमरी में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, ग्रांटिंग एडवांसेस टू पब्लिक इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हेजी आ गया है बट आई स्पीक तो आपको समझ आएगा। डिपॉजिट्स देना, फाइन, सॉरी लेना, एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। फिक्स डिपॉजिट्स ये है सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स और फाइन, मुझे भी ये नहीं दिख रहा, इट्स टू हेजी। फाइन, सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स, इन चीजों को वो एक्सेप्ट करते हैं। सेविंग्स जनरल पब्लिक करता है, फिक्स डिपॉजिट भी जनरल पब्लिक करता है, बट ये टाइम बार्ड होता है, मतलब आप एक लॉक इन पीरियड में चले जाते हो, उसके पैसे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। और जैसे ही आपका टाइम खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल 7 years, 10 years, 5 years, आपको इंटरेस्ट के साथ अपना अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, देन वी हैव करंट डिपॉजिट जो जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, या एंटरप्राइजेस खुलवाती है बैंक में। वहां पे वो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सके, क्योंकि बिजनेस कभी भी सेव वेव नहीं करता ना, बिजनेस को बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, तो उसके लिए वो करंट अकाउंट खुलवाती है। सेविंग्स में कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं नंबर ऑफ विड्रॉल्स के ऊपर, ताकि वो आपकी सेविंग हैबिट को एनहांस कर सके। एडवांसेस देना यानी लोन्स देना में क्या क्या है, सबसे पहले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी आपके अकाउंट में जितने रुपए हैं आप उससे थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकते हो, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप निकालोगे उसी के ऊपर आपको बैंक को परसेंटेज देना पड़ता है। कैश क्रेडिट, आपको लोन्स मिल सकते हैं, ठीक है, कैश में, विच इज बहुत सारे अलग अलग मीन से होते हैं ये, सीसी यानी क्रेडिट कार्ड से भी आपको मिल सकता है। लोन्स आर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म। एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स खुद में ये काफी बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई वुड लाइक टू कवर दैट। ओके, नाउ व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स? फाइन, सो हियर्स मिस्टर ए एंड हियर्स मिस्टर बी। मैं इसको छोटा और सिंपल रख रही हूँ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, ओके, गुड्स बेचे, वर्थ ₹20,000। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट किया, बट सिर्फ और सिर्फ 10,000 का, और साथ में एक बिल दिया, और उस बिल पे लिखा था कि 30 days के बाद, आफ्टर 30 days, मिस्टर बी मिस्टर ए को 10K दे देंगे। फाइन, उसको साइन भी कर दिया उन लोगों ने। नाउ क्या हुआ, मिस्टर ए को आफ्टर 15 days पैसे की शॉर्टकमिंग हो गई, और उनको इमीडिएटली पैसे चाहिए थे। मिस्टर ए मिस्टर बी के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो 30 days का टाइम मांगा था। तो मिस्टर ए के पास ऑप्शन था कि वो फटाफट से चले गए एक कमर्शियल बैंक में, फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो वहां चले गए। अब एक्सिस बैंक को उन्होंने बिल सबमिट कर दिया, उनको एक्सिस बैंक ने उसका ऑथेंटिकेशन चेक किया और फाइनली उसको अप्रूव कर दिया। अब एक्सिस बैंक ने मिस्टर ए को 10,000 तो नहीं दिया, पर कुछ परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल 5%, फॉर एग्जाम्पल काट करके बाकी का 95% अमाउंट मिस्टर ए को दे दिया। ओके, दिस 5% वॉज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का चार्ज जो बैंक ने काटा, और जो सर्विस प्रोवाइड की बैंक ने 15 दिन पहले ही पैसे दे करके, दैट वॉज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उसके बदले में बैंक एक इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है। देन वी हैव सेकेंडरी फंक्शन, जिसमें एजेंसी फंक्शंस है और कुछ यूटिलिटी फंक्शंस है। एजेंसी फंक्शंस में क्या क्या है, देखो कौन कौन से फंक्शंस है, एडिशनल फंक्शंस जो बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। ओके, प्लीज हैव अ लुक। फाइन, फंड्स ट्रांसफर करना, ओके, आपके चेक्स को कलेक्ट कर लेना। हम अगर बैंक को बोल देते हैं कि आप हमारे लिए ये काम कर दो, तो बैंक जनरली कर देती है। लोन्स भर देना, फाइन,
टाइम पीरियड टाइम में कोई कलेक्शन है, अगर पैसे वैसे आपको कहीं से उठाने थे, कलेक्ट करने थे, आप भूल जाओ तो बैंक आपके लिए वो कर देती है। उसके बदले में बैंक कुछ अमाउंट चार्ज करती है। फाइन। और कुछ यूटिलिटी फंक्शंस भी हैं, जैसे कि अंडरराइटिंग हो गया। फाइन। आपको क्रेडिबिलिटी का अंडरटेक करना हो गया, आपको कहीं पे एज गारंटी दिखाना हो गया, तो ये सारी चीजें भी बैंक्स जनरली आपके लिए कर देती हैं। नाउ अंडरराइटिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट नॉट दैट कि उतने अच्छे से अभी के टाइम पे इस चैप्टर में हम करें, बट स्टिल बेसिकली जब शेयर्स किसी कंपनी के जाते हैं ना, बिकते हैं, तो बैंक एक फैसिलिटी देती है जहाँ पे शेयर्स के ऊपर उनका स्टैम्प होता है, और बैंक अंडरटेक करती है कि 90% शेयर अगर नहीं बिकता है मार्केट में, तो जितना बिकेगा बिकेगा, बाकी का हम खरीद लेंगे। बदले में बैंक पर शेयर, ओके, पर शेयर फेस वैल्यू पे एक परसेंटेज चार्ज करती है। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक के बारे में। ना सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। जितने हमारे स्टूडेंट्स थे उनके बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं अभी, जैसे कि वाइवा, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे आरबीआई के बारे में। ना सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में होता है, और हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। फाइन। ना सेंट्रल बैंक जो है वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, द सुप्रीम वन, ओके, इंस्टीट्यूशन है कहाँ की, मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम की, किसी भी कंट्री की। वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होता है, और क्या क्या करती है साथ में, बैंकिंग सिस्टम जो कंट्री का है उसको भी एक बार के लिए, उसको भी चेक करती है, या फिर उसको भी गवर्न करती है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके वाइवा में, अगर अभी तक नहीं हुआ है, हो गया है तो वेल एंड गुड, कि कौन लीड करता है या हु इज द हेड। सो इट्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, ही इज आईएएस, आज के दिन पे प्रेजेंटली ही इज द गवर्नर। फाइन। नाउ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के, एक बार के लिए देख ले वो। नाउ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक देख लेते हैं क्विकली। बैंक इशू, बैंक ऑफ इशू, इशू मतलब करेंसी नोट्स प्रिंट कहाँ होते हैं, सेंट्रल बैंक में, जो हमारे कंट्री में आरबीआई करते हैं। नाउ बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी कभी कभी पैसे की शॉर्टेज पड़ती है, गवर्नमेंट किसके पास जाएगी, कमर्शियल बैंक के पास। द आंसर इज नो, गवर्नमेंट जाएगी कमर्शियल बैंक के भी पापा के पास, विच इज आरबीआई। फाइन। बैंकर्स, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर बैंक का मतलब होता है कि जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक है, जो भी बैंक्स है, उनको अगर कोई हेल्प चाहिए होती है, उनको कोई फाइनेंशियल एड चाहिए होता है, तो वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास, इसीलिए उनको बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री, कंट्री में अगर कभी सरप्लस पैसे होते हैं या फिर कम पैसे होते हैं, तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको बैलेंस करने के लिए इनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको ये यूज करते हैं। ठीक है। देन वी हैव लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, बोलते हैं ना डूबते हुए को तिनका का सहारा, तो बैंक्स को अगर कभी पैसे की जरूरत हो, फाइन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कमर्शियल बैंक्स, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो आरबीआई का दरवाजा खटखटा सकते हैं। एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको, फाइन, दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो चैप्टर, जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ऑफिशियल रिजर्व्स होते हैं कुछ, फॉरेन रिजर्व्स होते हैं कुछ, जहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंजेस आप रखते हो, जिसका डिपार्टमेंट कौन संभालता है, नॉर्मली फेमा होता है जो एक्ट को गवर्न करता है, बट हेड कौन होता है, आरबीआई, वही देख रेख करता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ। क्रेडिट क्या है, तो क्रेडिट कुछ भी नहीं है, एक फाइनेंस या फाइनेंशियल एड है जो कि एक पार्टी, ओके, दूसरे पार्टी को करता है
एक रेट ऑफ एक्सचेंज में, एक सर्टेन रेट ऑफ एक्सचेंज में, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट दिया, ओके, ऑफ ₹30,000, मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए से क्लॉथ्स खरीदे थे, ठीक है, क्लॉथ्स खरीदे थे, और उन क्लॉथ्स का पेमेंट नहीं किया। मिस्टर ए ने उनको कुछ टाइम का मोहलत दिया और 30,000 रुपए छोड़े, बदले में बोला कि आप 30,000 नहीं दोगे मेरे को, बल्कि 30,000 प्लस एक परसेंटेज दोगे। यही हुआ वो रेट ऑफ एक्सचेंज, एक जनरल एग्जांपल ऑफ क्रेडिट। फाइन। नाउ द कैपेसिटी ऑफ बैंक्स टू क्रिएट मनी, द कैपेसिटी ऑफ बैंक्स टू क्रिएट मनी और क्रेडिट, ठीक है, कितना उधार आप दे सकते हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहला तो कि उनके प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने हैं, और दूसरा कि उनका लीगल रिजर्व रेशियो, उनके पास पैसे कितने पड़े हुए हैं। फाइन। आपके पास 10,000 रहेगा तो आप 10,000 से ज्यादा दे नहीं सकते किसी को, लेकिन आप उतना भी नहीं दे सकते कि आप पूरा दिवाला निकल जाओ, 10 का 10 नहीं दे सकते। तो देर आर फ्यू रेशियोज जो कि आरबीआई, फाइन, ये चेंज होते रहते हैं ये रेशियोज, तो आप जिस भी टाइम देख रहे हो आप देख लेना कि कौन से डेट पे ये वीडियो पब्लिश हुई है। फाइन। सो दिस इज इन द मंथ ऑफ मार्च 2021, ये अभी के करंट रेट से जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। नाउ व्हाट इज लीगल रिजर्व रेशियो, एक बार के लिए इसको चेक कर लेते हैं। फाइन। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LRR भी बोलते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का फिक्स करता है। ये मिनिमम रेशियो है जो कि बैंक्स कैश के तौर पे अपने पास रखेगी। फाइन। देन इज कैश रिजर्व रेशियो, जो कि LRR का ही पार्ट है। ये मिनिमम अमाउंट है जो बैंक्स अपने पास रखेगी। LRR का ही एक परसेंटेज होता है जिसको हम CRR बोलते हैं, जो कि बैंक्स को किसके पास रखना है? सेंट्रल बैंक को के पास। मतलब LRR बेसिकली वो रुपए है, सपोज बैंक के पास 1 करोड़ रुपए है, तो वो 1 करोड़ कहीं पे इन्वेस्ट या 1 करोड़ किसी को लोन नहीं दे सकती। फाइन। उनको एक परसेंटाइल अपने पास एज कैश रखना पड़ेगा, विच इज LRR। LRR का एक पार्ट होता है CRR, जो कि क्या करना पड़ता है? बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सबमिट करके रखना पड़ता है। देन इज SLR। व्हाट इज SLR? SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि बैंक, जो भी LRR का ही पार्ट है। फाइन। जो भी LRR का ही पार्ट है, एक परसेंटाइल जो बैंक्स को रखना पड़ता है अपने पास, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। फाइन। नाउ एक रेट है रेपो रेट और एक रेट है रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहले रेपो रेट समझते हैं। फाइन। दिस इज RBI, दिस इज कमर्शियल बैंक, एनी एक्स कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को कभी कभी लोन्स की या पैसे की कमी हो जाती है, तो वो RBI के पास दरवाजा खटखटाता है। RBI जिस रेट में, ठीक है, जिस रेट में कमर्शियल बैंक को पैसे देगा, वो रेट होता है रेपो रेट। कभी कभी ऐसा होता है कि RBI को पैसे की कमी हो जाती है, तो वो बैंक से लोन लेता है। देयर आर टाइम्स। फाइन। तो जिस रेट में कमर्शियल बैंक RBI को लोन देता है, that rate is termed as reverse repo rate. Fine. This is called as the repo rate and this is called as, मैंने एकदम सादा सरल भाषा में आपको समझाया। फाइन। आप इसको पढ़ोगे, इस पैराग्राफ को पॉज करके, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि वो क्या है। अब मैं आपको एकदम फाइनल रेट्स दिखाने जा रही हूँ जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। SLR यानी कि कितना पैसा लिक्विड फॉर्म में रखना है। सबसे पहले तो आपको इतना समझ जाना है कि LRR कितना है, ठीक है। LRR में से परसेंटेज होता है CRR का, जो RBI के पास रखना है हमें। फिर SLR जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हमें रखना है। फाइन। और ये मिनिमम आपको जो रखना है। फाइन। इस इतना पैसा तो आपको रखना ही है, बाकी का पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इधर उधर दे सकते हो, जो भी हो। तो SLR का परसेंटेज आज के दिन पे 18 है। रेपो रेट यानी जिस रेट पे आपको RBI लोन देगी वो ये रेट है। ये सब कुछ RBI
ही इंट्रोड्यूस करती है। रेपो रेट का परसेंटेज भी 3.35 है, CRR इज 3% और बैंक रेट इज 4.25. Now that was it, guys. Thank you so much for being such a lovely audience, and we come up with fresh videos for, we are making series for commerce and economics, especially class 12. So please stay tuned and do put down your opinions, comments, and the topics you want to hear from us. And that was it. Thank you so much for being there. We'll meet soon.